हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। लक्ष्य तक आपके साथ स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस चैनल में। तो आज हम लोग लेक्चर 4 डिस्कस करने वाले हैं, दृष्टि आय करंट अफेयर्स घटना चक्र, जो कि हम लोग ऑलरेडी 3 लेक्चर डिस्कस कर चुके हैं। इसका चौथा जो है वो आज हम लोग डिस्कस करेंगे और जितना हो पाएगा उतना करेंगे। मतलब 8 से 10 पेज, 10 से 12 पेज इसको आज ख़त्म कर दिया जाएगा, ताकि जो है कि जल्दी जल्दी कवर हो सके, ताकि आप उसको एक बार क्या करो, एक बार देखने के बाद, एक बार सुनने के बाद दोबारा उसको एक बार फास्ट मोड में करके उसको रिवाइज कर सकें। इसलिए इसको जल्दी जल्दी कवर करना ज़रूरी हो। और इधर आपकी इतनी सारी छुट्टियां भी आ जाएंगी, दिवाली की छुट्टी है, ठीक है, फिर उधर नई छुट्टी है, मतलब इधर दिवाली की ही छुट्टियाँ, लेकिन काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो इसलिए मैं चाह रही हूँ कि ज़्यादा कवर करके मतलब आगे के 3-4 वीडियो, 3-4 लेक्चर में इसको कवर कर दिया जाए। तो चलिए देखते हैं। तो आज का जो हमारा होने वाला वो अंतर्राष्ट्रीय संबंध डिस्कस करेंगे, तो जिसमें भारत सिंगापुर होगा, भारत ब्रुनेई होगा, ठीक है, भारत पोलैंड होगा, यूक्रेन होगा। इस तरीके से बहुत सारे जो अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल रिलेशन है उसको हम लोग कवर करेंगे, भारत के साथ जो भी है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। पहला है भारत सिंगापुर संबंध। भारत सिंगापुर, अब सिंगापुर में क्या क्या, यहाँ से कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं, वो मतलब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट होगा वही खाली डिस्कस करेंगे। पूरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जितना पढ़ेंगे उतना दिमाग में कचरा भरता जाएगा। तो हमें कचरा नहीं इकट्ठा करना, हमें मोती इकट्ठा करना। मोती कहने का सेंस है कि जो इम्पोर्टेंट है बस उसी को हम लोग अपने माइंड में स्टोर रखेंगे, ठीक है। अब उसमें उस मोती में से हीरा निकालने का काम कब होगा? एग्जाम टाइम में होगा, कि जब आयोग क्वेश्चन पूछेगा तो वो हम लोग कितना फिर स्टोर कर सकते हैं, वो हमारा काम है। बाकी चलिए देखते हैं, मोती छांटते हैं हम लोग। देखिए अभी क्या हुआ है कि सिंगापुर के प्रधानमंत्री जो हैं लॉरेंस वोग, उन्होंने इनको निमंत्रण दिया प्रधानमंत्री मोदी जी को, तो ये गए वहाँ पर। और ये जो सिंगापुर की इनकी जो मोदी जी की है वो 5वीं सिंगापुर यात्रा थी। तो ये सब आपको नहीं ध्यान देना, 5वीं थी, 6ठी थी, 7वीं थी, इससे नहीं मतलब है, बस वो गए वहाँ पर, ठीक है। गए और किए क्या, ये भी देख लेते हैं कि वर्ष 2025 में भारत और सिंगापुर के मध्य राजनयिक संबंधों की स्थापना की कौन सी वर्षगांठ है? 60वीं वर्षगांठ है 2025 में। और अभी क्या हुआ है कि सिंगापुर, अगर बात करें सिंगापुर की, तो ये आसियान में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश है। कौन? सिंगापुर। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान रखिएगा कि सिंगापुर जो है आसियान में देखा जाए, आसियान कंट्रीज़ में, उसमें सिंगापुर जो है वो भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। और यह FDI का भी एक प्रमुख स्रोत है। FDI प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का भी एक प्रमुख स्रोत है। अब जब भारत और सिंगापुर मिले तो उन्होंने क्या किया? एक समझौता ज्ञापन MOUs पर हस्ताक्षर किया। वो भी कौन से थे? वो चार समझौते कौन से हैं? एक मतलब निगाह बस डाल लेना है कि कौन कौन सा है, क्योंकि इसमें से एक दो जो है वो पूछ सकता है कि कितना सिंगापुर के साथ हमारा वो मतलब पॉइंट है वो कितना इम्पोर्टेंट है। तो पहले तो ये ध्यान दीजिए, डिजिटल प्रौद्योगिकी के क्षेत्र पर भी इन्होंने मतलब हस्ताक्षर किया, शैक्षिक सहयोग के उस पर किया इन्होंने, स्वास्थ्य और चिकित्सा क्षेत्र पर भी हस्ताक्षर किया, और जो है इम्पोर्टेंट वो है भारत सिंगापुर अर्धचालक पारितंत्र साझेदारी, इंडिया सिंगापुर सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम पार्टनरशिप पर भी इन्होंने क्या किया? MOU पर हस्ताक्षर किया। आगे चलते हैं। इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि प्रधानमंत्री ने कहाँ पर, ये PT के दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है कि ग्रेटर नोएडा में क्या आयोजित किया गया था? सेमीकॉन इंडिया कहाँ? ग्रेटर नोएडा में आयोजित किया गया। और इसमें भाग लेने के लिए सिंगापुर की जो अर्धचालक कंपनी है उसको आमंत्रित किया। अभी हमने ये अर्धचालक पढ़ा है ना, भारत सिंगापुर अर्धचालक पारितंत्र साझेदारी, तो ये पॉइंट आपको रिलेट करना है कि ग्रेटर नोएडा में आयोजित किया गया सेमीकॉन इंडिया, और इसमें इन्होंने क्या किया? वहाँ की कंपनियों को आमंत्रित किया। बस कहाँ आयोजित किया गया ये ध्यान रखना, ग्रेटर नोएडा में। और थोड़ा सा ये भी ध्यान रखिए, सितंबर में आयोजित किया गया था, ठीक है। और भारत का पहला, ये भी इम्पोर्टेंट है, भारत का पहला तिरुवल्लुवर सांस्कृतिक केंद्र सिंगापुर में खोलने की घोषणा की गई। क्यों खोलने की घोषणा की गई तिरुवल्लुवर सांस्कृतिक केंद्र? क्योंकि जो सिंगापुर में जो तमिल भाषी लोग सबसे ज़्यादा रहते हैं, तमिल भाषी लोग सबसे ज़्यादा सिंगापुर में रहते हैं, तो इसलिए क्या किया गया? वहाँ पर पहला तिरुवल्लुवर सांस्कृतिक केंद्र खोलने की सिंगापुर में घोषणा की गई। और महान तमिल कवि तिरुवल्लुवर ने
किसकी? तिरुक्कुरल नामक काव्य की रचना की थी। तिरुवल्लुवर ने तिरुक्कुरल नामक काव्य की रचना की थी, जो क्या थे? एक तमिल पोएट थे, तमिल कवि थे, और इन्हीं के उस पर क्या किया गया? भारत का पहला तिरुवल्लुवर सांस्कृतिक केंद्र सिंगापुर में खोलने की घोषणा की गई है। तो ये 3-4 पॉइंट जो है आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट इन दोनों के संबंध से हो सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो है भारत ब्रुनोई संबंध हम लोग देखेंगे। भारत ब्रुनोई दारुसलाम। तो अभी क्या हुआ है कि ब्रुनोई के जो सुल्तान हैं हाजी हसनल बोलकिया, इन्होंने उनको निमंत्रण दिया, तब ये वहाँ भी गए। तो यह किसी भारतीय प्रधानमंत्री की ब्रुनोई की पहली द्विपक्षीय यात्रा थी। ये लाइन इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि किसी भारतीय प्रधानमंत्री की ब्रुनोई की पहली द्विपक्षीय यात्रा ये रही है। क्लियर, आगे चलते हैं। इसमें क्या पढ़ना है कि प्रधानमंत्री ने इस यात्रा के दौरान बांदर सेरी बेगामन में स्थित एक मस्जिद है उसका दौरा किया। तो ये सब ध्यान रखना कि कौन सा मस्जिद किस देश में है। अगर चर्चा में आया है तो क्वेश्चन कहीं से भी आयोग पूछ सकता है, तो हमें हर चीज़ पर नज़र डाल लेना, क्योंकि अब क्वेश्चन ऊपर ऊपर नहीं पूछता है कि कहाँ कहाँ गए। ठीक है, इस तरीके से क्या क्या से अब पूछ ले, अब उसके अंदर का डीप आपको पढ़ना पड़ेगा, वो कहीं से भी क्वेश्चन बना सकता है। तो इस यात्रा के दौरान उन्होंने एक मस्जिद का दौरा किया जो कि वहीं पर स्थित है, ब्रुनोई में बांदर सेरी बेगामन में स्थित क्या मस्जिद है? उमर अली सैफुद्दीन मस्जिद का उन्होंने क्या किया? दौरा किया। और इस मस्जिद का नामकरण जो है वो ब्रुनोई के 28 नंबर के सुल्तान हैं, उनका नाम है उमर अली सैफुद्दीन थर्ड के नाम पर किया गया है। बंदर सेरी बेगामन में स्थित जो उमर अली सैफुद्दीन मस्जिद का उन्होंने दौरा किया, और ये ब्रुनोई के 28वें सुल्तान थे, उमर अली सैफुद्दीन तृतीय के नाम पर इसका नामकरण किया गया है। उम्मीद है इतनी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। आगे चलते हैं। आगे जो पॉइंट डिस्कस करने के लिए है, एक रीडिंग मान लेना है कि क्या लिखा? ISTRAC, यानी कि इसरो टेलीमेट्री ट्रैकिंग एंड कमांड नेटवर्क ने, किसने? इसरो टेलीमेट्री ट्रैकिंग एंड कमांड नेटवर्क ने ब्रुनोई सहित कई अन्य स्थानों पर भू स्टेशनों का एक नेटवर्क स्थापित किया है। ब्रुनोई सहित कई भू स्टेशनों का एक नेटवर्क स्थापित किया है। किसने? इसरो टेलीमेट्री ट्रैकिंग एंड कमांड नेटवर्क के द्वारा ये किया गया है। क्लियर। और ये जो इसरो के सभी उपग्रह और प्रमोशन यान मिशन के लिए ये जो इसरो टेलीमेट्री ट्रैकिंग है वो बेंगलुरु को ट्रैकिंग सहायता प्रदान करने की प्रमुख जिम्मेदारी सौंपी गई है। इस यात्रा के दौरान दोनों देश के नेता जो हैं, यानी कि ये जो प्रधानमंत्री हैं भारत के और ये जो ब्रुनोई के हैं, इन दोनों ने क्या किया है? बांदर सेरी बेगामन और चेन्नई के बीच सीधी उड़ान प्रारंभ किए जाने का स्वागत किया है, यानी ब्रुनोई से चेन्नई के बीच। क्लियर। आगे चलते हैं। अब आता है भारत और यूक्रेन के मध्य संबंध। भारत और यूक्रेन के बीच का जो बहुत पहले से चल रहा है, जब यूक्रेन और रशिया का विवाद चल रहा तभी से ये चर्चा में बने हुए हैं, यूक्रेन, रशिया, भारत। तो यहाँ से क्वेश्चन बनना स्वाभाविक है। ठीक है, तो इस देश को लेकर के, इस यूक्रेन को लेकर के जो भी पॉइंट है जो पिछली बार पूछा गया है, जो आगे पूछे जाने की संभावना है, वो सारा आपको क्या करना है? एक बार नज़र डाल लेना है। अब बात करते हैं यूक्रेन। वर्ष 1992 में दोनों देशों के मध्य, यानी कि भारत और यूक्रेन के मध्य जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस थे, राजनयिक संबंध हैं, उनके स्थापित होने के बाद से यह किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यूक्रेन यात्रा थी। 1992 में जब ये संबंध स्थापित हुआ, उसके बाद से किसी भारतीय प्रधानमंत्री की ये पहली यूक्रेन यात्रा थी। एक तो इसमें बताया और दूसरा कहाँ पर? ब्रुनोई में बताया। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। और इस यात्रा के दौरान कीव स्थित, यूक्रेन में कीव है, कीव स्थित कौन सा पैलेस है? मैरिन्स्की पैलेस में जो भारतीय प्रधानमंत्री हैं वो यूक्रेन के राष्ट्रपति से मुलाकात करते हैं। अभी चलते हैं। अभी क्या हुआ है? जून 2024 में G7 शिखर सम्मेलन, G7 शिखर सम्मेलन अभी आगे भी हम लोग पढ़ेंगे अलग से। ठीक है, तो इस बार जो G7 शिखर सम्मेलन था वो 50 नंबर का था, 50वें नंबर का था। ये कहाँ पर आयोजित हुआ? इटली में आयोजित हुआ, इटली के अपुलिया शहर में आयोजित हुआ। तो इस दौरान भी इन दोनों की बैठक
हुई और यूक्रेन पर रशिया के आक्रमण के बाद ऑपरेशन गंगा के तहत, तो जब रशिया ने यूक्रेन पर अटैक किया था तो वहाँ पे जो भारतीय नागरिक हमारे फंस गए थे उनको वहाँ से सुरक्षित निकालने के लिए भारत के द्वारा जो ऑपरेशन चलाया गया था वो क्या था, ऑपरेशन गंगा था। तो उसके तहत इन्होंने क्या किया था, 18,000 से अधिक भारतीय नागरिकों को वहाँ से सुरक्षित निकाला था। वहीं बात करें स्विट्जरलैंड में आयोजित यूक्रेन में शांति पर शिखर सम्मेलन में भी भारत ने क्या किया था, भाग लिया था। आगे चलते हैं, आगे देख लेते हैं इसमें क्या क्या पॉइंट है कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं उन्होंने यूक्रेन के पड़ोसी देश पोलैंड से रेल फोर्स 1 नामक ट्रेन द्वारा लगभग 10 घंटे की यात्रा के बाद यूक्रेन पहुंचे थे। तो किससे, ट्रेन के द्वारा वो गए थे, और वो कौन सा ट्रेन था, रेल फोर्स 1 ट्रेन द्वारा 10 घंटे की यात्रा के बाद वहाँ पर पहुँचे थे। ठीक है, वही बात करें क्यू में ओएसिस ऑफ पीस पार्क, क्यू में ओएसिस ऑफ पीस पार्क स्थित महात्मा गांधी की प्रतिमा पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और वहाँ पे 4 समझौतों पर क्या करते हैं, हस्ताक्षर करते हैं। वो 4 समझौते भारत और यूक्रेन के मध्य कौन कौन से हैं, वो है कृषि एवं खाद्य उद्योग, चिकित्सा उत्पाद विनियमन, उच्च प्रभाव वाली सामुदायिक विकास परियोजनाएं, और क्या है 2024 से 28 के लिए सांस्कृतिक सहयोग कार्यक्रम, 24 से 28 तक के लिए सांस्कृतिक सहयोग कार्यक्रम। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो यहाँ से है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि अभी क्या हुआ है, जब भारत के प्रधानमंत्री जब यूक्रेन यात्रा पर जाते हैं तो वहाँ पर उन्होंने यूक्रेन की सरकार को भीष्म क्यूब्स प्रदान किया, भीष्म क्यूब्स प्रदान किया, और भी कितने, 4 भीष्म क्यूब्स उन्होंने दिया। अब ये इस क्यूब से होगा क्या, तो इसके जो घायल होते हैं उनको तुरंत उपचार करने में मदद मिलेगी। ठीक है, और ये जो है यह बुनियादी शल्य चिकित्सा के लिए आवश्यक सर्जिकल उपकरणों से भी युक्त है। भीष्म क्यूब्स सीमित मात्रा में स्वयं विद्युत और ऑक्सीजन उत्पन्न करने में भी सक्षम है। तो पूछ सकता है किसने, मतलब भारत ने किसको ये भीष्म क्यूब्स प्रदान किए, तो यूक्रेन को दिए। और ये भीष्म क्यूब्स है क्या, ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं, भीष्म का फुल फॉर्म जान लेना है। भीष्म यानी इसमें भारत मेंशन नहीं है, बी से भारत और एच से हेल्थ इनिशिएटिव क्या है, भीष्म ये है। तो बी से भारत, एस से हेल्थ, आई से इनिशिएटिव, और बचता है एस का मतलब होगा सहयोग और भीष्म, एच का मतलब क्या हो गया, हित एंड मैत्री, यानी कि आरोग्य मैत्री योजना का एक अंग है भीष्म जो है। इसी में मतलब इस भीष्म में ही सब फुल फॉर्म में ही, अगर फुल फॉर्म आपको पता है तो इसी में आपका क्या है, सब कुछ दिया हुआ है। एक कहते हैं ना कि अगर प्रश्न को ध्यान से पढ़ा जाए, अगर किसी क्वेश्चन को ध्यान से आप पढ़ते हो तो उसका आधा उत्तर तो उसी प्रश्न में ही छिपा रहता है। तो इसीलिए क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना चाहिए, उसको बहुत ध्यान से समझना चाहिए, और अगर कोई भी शॉर्ट फॉर्म है तो एक बार उसको फुल फॉर्म जरूर देख लेना चाहिए। तो बी से भारत, एस से हेल्थ, आई से इनिशिएटिव, एस से सहयोग, और एच का मतलब हित एंड एम का मतलब मैत्री। यानी ये जो भीष्म है आरोग्य मैत्री परियोजना का क्या है, एक अंग है, और इसे विश्व के पहले स्वदेशी पोर्टेबल अस्पताल की संज्ञा दी गई है। विश्व का पहला स्वदेशी पोर्टेबल अस्पताल की संज्ञा, हॉस्पिटल की संज्ञा किसको दी गई है, भीष्म को दी गई है। और भीष्म जो है एक आपातकालीन चिकित्सा सहायता कार्यक्रम है जिसमें पोर्टेबल यानी मिनी क्यूब्स जो है वो शामिल है, और जो आवश्यक दवाओं और उपकरणों से क्या है, युक्त है। जनवरी 2024 में 2 आरोग्य मैत्री आपदा प्रबंधन क्यूब भीष्म इकाइयों को अयोध्या में तैनात किया गया है। जनवरी में क्या गया है, अयोध्या में तैनात किया गया है। जब प्राण प्रतिष्ठा थी अयोध्या में रामलला की, तब वहाँ पर क्या किया गया है, 2 अयोध्या में तैनात किया गया था। इसका उद्देश्य श्री राम जन्मभूमि मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के दौरान चिकित्सा तैयारी और प्रतिक्रिया क्षमताओं में वृद्धि करना था। फिर क्या कह रहा है कि 17 अगस्त 2024 को भारतीय वायुसेना और थल सेना ने लगभग 15,000 फीट की ऊंचाई वाले क्षेत्र में भीष्म क्यूब का अपनी तरह का प्रथम पैरा ड्रॉप अभियान संचालित किया। किसने, वायुसेना और थल सेना ने मिलकर के। आगे चलते हैं, नेक्स्ट न्यूज़ है। अब ये कहा कि भीष्म जो है आरोग्य मैत्री योजना का एक अंग है। तो ये आरोग्य मैत्री योजना क्या है, तो आरोग्य मैत्री योजना की बात करें तो ये जनवरी 2023 में चर्चा में आई थी। जनवरी 2023 में जब वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट हुआ था, उस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने
आरोग्य मैत्री परियोजना की घोषणा की थी। कब? जनवरी 2023 में वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट के दौरान इसकी घोषणा हुई थी। और उस समय इस वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट का होस्ट किसने किया था? भारत ने ही किया था। और ये आरोग्य मैत्री परियोजना एक मानवीय पहल है जो वैश्विक स्वास्थ्य और आपदा राहत के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। नेक्स्ट चलते हैं भारत पोलैंड की यात्रा। जितने जितने इंटरनेशनल रिलेशन आप पढ़ रहे हो इसको मैप में जाकर के जरूर देख लेना। उसके आसपास के कंट्रीज कौन सा देश किस सागर को टच करता है ये सब जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है। फिर क्या है, अभी नरेंद्र मोदी जी ने पोलैंड, क्योंकि पोलैंड से भी कहा गया ना 10 किलोमीटर की यात्रा उन्होंने ट्रेन में सफ़र की, तो यूक्रेन के पास है पोलैंड। तो अभी क्या हुआ, जब यूक्रेन गया तो सोचें यहाँ भी चले जाएं, तो इन्होंने क्या किया, पोलैंड की यात्रा की। और पिछले 45 वर्षों के दौरान किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की ये पहली पोलैंड यात्रा थी। तो ये भी ध्यान रखना है कि 45 वर्ष के दौरान ये किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली पोलैंड यात्रा थी। यानी इसके पूर्व 1979 में 79 में प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई पोलैंड की यात्रा पर गए थे। तो 1979 में कौन गया था? मोरारजी देसाई। उसके बाद ये 45 वर्ष के बाद कौन गया? नरेंद्र मोदी जी गए। फिर क्या है, इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री ने वारसा में डोबरी महाराजा स्मारक पर, ये ध्यान रखिएगा, वारसा ये कहाँ पर? पोलैंड में स्थित है। और यहाँ पर जाकर के उन्होंने डोबरी महाराजा स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित की। और यह जो स्मारक है, डोबरी महाराजा स्मारक जो है, मेमोरियल जो है, इसमें गुड महाराजा स्क्वायर पर स्थित है। यह स्मारक वारसा में गुड महाराजा स्क्वायर पर स्थित है। और यह स्मारक स्थल नवानगर के जाम साहेब दिग्विजय सिंह जी, रणजीत सिंह जी जडेजा के प्रति पोलैंड के लोगों और सरकार के सम्मान और कृतज्ञता की याद दिलाता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जाम साहेब ने पोलैंड के लगभग 1000 बच्चों और महिलाओं को शरण प्रदान की थी। प्रधानमंत्री ने वारसा स्थित कोल्हापुर स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित की। एक तो ये क्या किए, एक तो वारसा स्थित कोल्हापुर स्मारक और दूसरा वारसा स्थित डोबरी महाराजा स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और तीसरा जो है वारसा में मोंटे कैसिनो युद्ध स्मारक पर भी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। वारसा में 3 जगह, मोंटे कैसिनो युद्ध स्मारक, कोल्हापुर स्मारक और एक क्या बताया था मैंने, डोबरी महाराजा स्मारक। इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री ने जाम साहेब स्मारक युवा आदान प्रदान कार्यक्रम नामक एक नई पहल की घोषणा करता है। अब ये क्या है कि इस यात्रा के दौरान, यानी जब वो पोलैंड यात्रा करते हैं, तब जो भारत के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, वो जाम साहेब स्मारक युवा आदान प्रदान कार्यक्रम नामक एक नई पहल की भी घोषणा करते हैं। और इस पहल के तहत होता क्या है कि हर वर्ष क्या करेंगे, हर वर्ष ये 20 पोलिश युवाओं को भारत में आमंत्रित करेंगे। इसी पहल के अंतर्गत जो 20 पोलिश यूथ होंगे उनको भारत में आमंत्रित किया जाएगा। ये इस पहल में इसकी घोषणा की गई है। और फिर क्या हुआ है कि भारत पोलैंड द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी करने का निर्णय किया गया है। इस रणनीतिक साझेदारी को कार्यान्वित करने के लिए दोनों देश क्या करेंगे, 2024 से 28 यानी 5 साल के लिए संयुक्त कार्य योजना पर क्या किए हैं, सहमत हुए हैं। और इसमें वारसा स्थित बेलवेडेर पैलेस में पोलैंड के राष्ट्रपति आंद्रेज सेबेस्टियन डुडा से भी मुलाकात की। अब आते हैं भारत मलेशिया। पहले तो ये ध्यान रखना मलेशिया के प्रधानमंत्री कौन है, दातो सेरी अनवर बिन इब्राहिम। पूरा मत याद कर पाइए तो बस इतना देख लीजिए, अनवर बिन इब्राहिम। मलेशिया के प्रधानमंत्री कौन है, अनवर बिन इब्राहिम। तो इन्होंने क्या किया, भारत की राजकीय यात्रा संपन्न की। मतलब मलेशिया के जो हैं वो भारत आते हैं। आगे चलते हैं। इसमें आपको ये ध्यान रखना कि इन लोगों ने घोषणाएं क्या की भारत और मलेशिया के बीच। तो भारत सरकार द्वारा मलेशिया को 2 लाख मीट्रिक टन गैर बासमती सफ़ेद चावल के एक मुश्त विशेष आवंटन की घोषणा की। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि अभी हाल ही में मतलब किसको भारत ने क्या किया है, गैर बासमती सफ़ेद चावल आवंटन की घोषणा की है। तो वो है मलेशिया को, कितना, 2 लाख मीट्रिक टन की। आगे चलते हैं। और मलेशिया के संस्थापक सदस्य के रूप में IBCA में शामिल होने का निर्णय लिया है। मलेशिया ने संस्थापक सदस्य के
रूप में IBCA में शामिल होने का निर्णय लिया। IBCA का मतलब क्या है? मतलब संस्थापक सदस्य यानी फाउंडिंग मेंबर के रूप में IBCA मतलब इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस में शामिल होने का मलेशिया ने निर्णय लिया है। और क्या हुआ है? UTAR यानी यूनिवर्सिटी टुंकू अब्दुल रहमान मलेशिया में आयुर्वेद चेयर की स्थापना की जाएगी। मलाया विश्वविद्यालय मलेशिया में भारतीय अध्ययन की तिरुवल्लुवर पीठ की स्थापना की जाएगी। ठीक है, और फिर क्या? भारत मलेशिया डिजिटल परिषद की स्थापना की जाएगी। तो ये सारी चीज़ें हैं जो एक बार आपको क्या करना है, नज़र डाल लेना है। आगे चलते हैं, भारत वियतनाम की बात करें तो वियतनाम के प्रधानमंत्री जिनका नाम है फाम मिन्ह चिन्ह, वियतनाम के प्रधानमंत्री फाम मिन्ह चिन्ह ने भारत की राजकीय यात्रा संपन्न की। और इसमें क्या है? वियतनाम के ना त्रांग स्थित दूरसंचार विश्वविद्यालय में आर्मी सॉफ्टवेयर पार्क का संयुक्त रूप से वर्चुअली उद्घाटन किया। ठीक है, दोनों देशों के प्रधानमंत्री ने वियतनाम के ना त्रांग स्थित दूरसंचार विश्वविद्यालय में आर्मी सॉफ्टवेयर पार्क का संयुक्त रूप से वर्चुअली उद्घाटन किया। इस पार्क का निर्माण भारत की सहायता से किया गया। कौन सा पार्क है? आर्मी सॉफ्टवेयर पार्क का निर्माण भारत की सहायता से वियतनाम में किया गया है। और वियतनाम द्वारा CDRI यानी कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट में शामिल होने की घोषणा की गई है। दोनों देशों के मध्य 2024 से 28 यानी 5 साल की अवधि के लिए व्यापक रणनीतिक साझेदारी के कार्यान्वयन के लिए कार्य योजना पर हस्ताक्षर भी किए गए। आगे चलते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन इसमें यह है कि विकसित भारत 2047 के विजन की तरह ही वियतनाम द्वारा वियतनाम 2045 नामक विजन को अपनाया गया। तो ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि किसकी तर्ज पर किस देश ने क्या किया है, इस विजन को अपनाया है भारत में, मतलब विकसित भारत 2047 के विजन की तरह किस देश ने इस विजन को अपनाया है? तो वियतनाम 2045 विकसित भारत 2047 के विजन की तरह ही अपनाया है। और इसने कुल 9 समझौतों पर वियतनाम के साथ हस्ताक्षर किया। एक तो रक्षा खरीद के लिए भारत सरकार द्वारा वियतनाम सरकार को प्रदान की गई $300 मिलियन की ऋण सहायता के तहत है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है, लोथल गुजरात में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद के विकास, तो लोथल गुजरात में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद के विकास एवं सहयोग पर भी हस्ताक्षर हुआ। अब आता है ऑस्ट्रिया देख लेते हैं। तो अभी क्या हुआ है, ऑस्ट्रिया के चांसलर कार्ल नेहमर ने के निमंत्रण पर प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रिया जाते हैं। ऑस्ट्रिया की कैपिटल क्या है? वियना है। ठीक है, पिछले 41 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली ऑस्ट्रिया यात्रा थी। सॉरी, अभी देखिए मैंने यहाँ लिख दिया, एक साथ आप इसको देख सकते हो। एक मिनट, ये देखिए, पोलैंड में 45 साल बाद किसी प्रधानमंत्री की पहली यात्रा थी। और इसके पहले 1979 में मोरारजी देसाई गए हुए थे। और वहीं इस ऑस्ट्रिया की बात करें तो 41 साल बाद किसी प्रधानमंत्री की पहली यात्रा थी। और इसके पहले 1983 में इंदिरा गांधी गई थी। वहीं ग्रीस में भी देखा तो 40 साल बाद किसी प्रधानमंत्री की ये पहली यात्रा थी और इसमें यही इंदिरा गांधी ही गई थी। तो ये तीनों एक साथ मैंने लिख दिया ताकि आप ध्यान रख सको, पोलैंड, ऑस्ट्रिया, ग्रीस। तो ये इस तरीके से पूरा है। और वहीं यूक्रेन का भी हम लोगों ने पढ़ा, तो यूक्रेन के ये देख लिख सकते हैं कि यहाँ पर कौन कौन है, रूस, बेलारूस, पोलैंड, हंगरी, मोल्डोवा, रोमानिया, स्लोवाकिया, हंगरी, ये सारे हैं जो क्या करते हैं, सीमा साझा करते हैं। ब्लैक सी से ये सीमा साझा करती है, ये भी ध्यान रखना है। ये सारा मैंने यहाँ लिख दिया है, ये आप यहाँ से स्क्रीनशॉट लेकर के या फिर ऐसे ही देख के पढ़ सकते हो। आगे चलते हैं, क्या हम लोग पढ़े थे ऑस्ट्रिया के बारे में। तो 41 वर्षों में ये भी मतलब गए कि किसी प्रधानमंत्री की पहली यात्रा थी, ऑस्ट्रिया यात्रा थी। 1983 में इंदिरा गांधी ऑस्ट्रिया के दौरे पर गई थी, उसके बाद यही जाते हैं। अब बात करें कि ऑस्ट्रिया और भारत के बीच नवाचार उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए फरवरी 2024 में भारत ऑस्ट्रिया स्टार्टअप ब्रिज को लॉन्च किया गया था। भारत ऑस्ट्रिया स्टार्टअप ब्रिज को ये नवाचार उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए लॉन्च किया गया था। अगर हम ऑस्ट्रिया की बात करें तो यह एक मध्य यूरोपीय देश है। ऑस्ट्रिया एक मध्य यूरोपीय देश है और इसका जो हेडक्वार्टर है वो वियना में स्थित है। और ऑस्ट्रिया में ही क्या क्या स्थित है ये आप एक नज़र में देख सकते हो कि ऑस्ट्रिया में क्या क्या स्थित है। IAEA मतलब इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी स्थित है। यूनेडो यानी यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन स्थित है। और UNODC यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम स्थित है। ऑर्गेनाइजेशन फॉर सिक्योरिटी एंड कोऑपरेशन इन यूरोप, ये सब ऑस्ट्रिया में स्थित है। ठीक है, वहीं बात करें भारत और रूस की। भारत और रूस का संबंध तो काफ़ी वो है, चर्चा में काफ़ी दिनों से, काफ़ी सालों से चला आ रहा है। इसको देख लेते हैं। अभी हाल ही में दोनों नेताओं के बीच यानी भारत और रशिया के बीच 22 यानी
यानी कि भारत और रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। और ये शिखर सम्मेलन 2021 जो था वो नई दिल्ली में हुआ था। और अभी क्या हुआ है, ये जो प्रधानमंत्री मोदी जो हैं वो मॉस्को रूस की यात्रा पर गए और 22वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन के बाद एक संयुक्त वक्तव्य जारी किया गया, जिसका शीर्षक क्या रखा गया, भारत रूस स्थायी एवं विस्तारित साझेदारी। अभी जो 22वां सम्मेलन हुआ भारत और रूस के बीच शिखर सम्मेलन हुआ, उसकी जो थीम रखी गई, उसका जो शीर्षक रखा गया, भारत रूस स्थायी एवं विस्तारित साझेदारी। दोनों नेताओं ने 2030 तक ये कहा कि $100 बिलियन के द्विपक्षीय व्यापार के लक्ष्य को हम लोग क्या करेंगे, निर्धारित करेंगे। ठीक है। चेन्नई व्लादिवोस्तोक समुद्री गलियारा, भारत और रशिया के मध्य क्या हुआ है, चेन्नई व्लादिवोस्तोक समुद्री गलियारे को कार्यान्वित कार्य करने के लिए तत्पर हैं, इस पर बात की गई। आगे चलते हैं। व्यापार और परिवहन कनेक्टिविटी में सुधार लाने के उद्देश्य से भारत और रूस ने ईरान के साथ मिलकर के क्या किया, अंतरराष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारा नामक एक महत्वपूर्ण पहल आरंभ की। भारत और रूस ने किसके साथ, ईरान के साथ मिलकर के, भारत और रूस ने किसके साथ मिलकर के, ईरान के साथ मिलकर के INSTC यानी कि इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर नामक एक महत्वपूर्ण पहल प्रारंभ की। तो ये ध्यान रखना है लाइन, किसके साथ मिलकर के भारत रशिया करते हैं, ईरान के साथ मिलकर के। और सितंबर 2000 में एक अंतर सरकारी समझौतों पर हस्ताक्षर किए जाने के माध्यम से यह पहल शुरू की गई थी और ये केवल कुछ ही भागों में संचालित है, ये ध्यान रखना है। और ये क्या लिखा है, चेन्नई व्लादिवोस्तोक समुद्री गलियारे के निर्माण के बाद जो भारत और रशिया के सुदूर पूर्व क्षेत्र के बीच जो माल परिवहन के लिए आवश्यक समय है, उसमें 16 दिन तक की कमी की कटौती की जा सकेगी। और अभी क्या हो रहा है, दोनों देशों के बीच माल परिवहन वर्तमान के लगभग 40 दिनों से घटकर लगभग 24 दिनों में संभव हो सकेगा। अब देखते हैं, रूस का सर्वोच्च राजकीय पुरस्कार प्रदान किया गया मोदी जी को। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रूस के सर्वोच्च राजकीय पुरस्कार किससे, द ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द अपोस्टल। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, स्टार बना सकते हैं कि नरेंद्र मोदी जी को रूस का जो सर्वोच्च पुरस्कार है वो क्या है, द ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द अपोस्टल से सम्मानित किया गया। और इस पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय नेता कौन है, नरेंद्र मोदी हैं। प्रधानमंत्री को इस पुरस्कार से सम्मानित किए जाने की घोषणा 2019 में की गई थी और इसमें 2024 में इनको सम्मानित किया गया। इस पुरस्कार की स्थापना 300 वर्षों से भी अधिक समय पहले की गई थी। रूस में 2 नए भारतीय वाणिज्य दूतावास, देखिए क्या कह रहा है कि रूस में 2 नए भारतीय वाणिज्य दूतावास स्थापित किए जाने की भी घोषणा की गई है। एक कहाँ पर, कजान में, रूस के कजान में, दूसरा एकातेरिनबर्ग में। तो एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि कजान और एकातेरिनबर्ग कहाँ स्थापित है, तो रशिया, मतलब कहाँ स्थित है, तो रशिया में स्थित है। और यहाँ पे भारतीय वाणिज्य दूतावास कजान और एकातेरिनबर्ग में स्थापित किया जाएगा। रशिया तो देख ही रहे हैं कौन सा है, ठीक है, ये रशिया है। एक मिनट गाइस, ये देखिए, अभी आपने मलेशिया पढ़ा, वियतनाम पढ़ा, ब्रुनोई पढ़ा, ठीक है, तो ये सारे जो हैं, सिंगापुर पढ़ा, जो भी मतलब यहाँ वो मतलब क्या है, यात्रा, आधिकारिक यात्रा पे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो ये सारा यहाँ पर आपको मैंने दिखा दिया है। और यूक्रेन ये है, यूक्रेन, ठीक है, ये पोलैंड, यहाँ पर भी गए थे, यूक्रेन, पोलैंड, ये भी आपने पढ़ ही लिया है। और एक क्या था, एक ऑस्ट्रिया था, तो ऑस्ट्रिया का मैंने अलग से ले लिया क्योंकि उसमें दिख नहीं रहा था। ये ऑस्ट्रिया है, ऑस्ट्रिया की यात्रा पर भी गए थे, ये पूरा आप देख सकते हो, ठीक है। ये चलिए, भारत ग्रीस की बात करें तो ग्रीस के जो प्रधानमंत्री हैं उनका क्या नाम है, ग्रीस के प्रधानमंत्री का क्या नाम है, इनका नाम है, एक मिनट इसको सही कर लूँ, भारत ग्रीस, तो ग्रीस के जो प्रधानमंत्री हैं उनका नाम है किरियाकोस मित्सोटाकिस। इन लोग का नाम इतना टफ होता है तो बहुत डीप नहीं जाए, बस ऐसा हल्का फुल्का देख लीजिए ताकि सामने आएगा तो आपका माइंड वर्क करेगा वहाँ पर, ठीक है। तो ग्रीस के जो प्रधानमंत्री हैं
उनका नाम है किरियाकोस। पूरा मत याद करिए, किरियाकोस। ग्रीस डालने से क्या हो जाता है, किरकिरा सा हो जाता है, ठीक है, ऐसे याद कर सकते हो। ग्रीस डालने से किरकिरा सा, चिपचिपा सा हो जाता है, किरकिरा चिपचिपा, यानी किरियाकोस थे। इन्होंने भारत की राजकीय यात्रा संपन्न की और नई दिल्ली में आयोजित ये 9वां रायसीना संवाद हुआ। कहाँ पर, नई दिल्ली में हुआ। काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है ये, एकदम स्टार बना लीजिए कि नई दिल्ली में 9वां रायसीना संवाद आयोजित किया गया। उसमें मुख्य अतिथि और मुख्य वक्ता के रूप में कौन शामिल था, यही ग्रीस को शामिल किया गया था। ग्रीस के प्रधानमंत्री को शामिल किया था और वो कौन थे, किरियाकोस थे। जैसा कि मैंने कहा, ग्रीस किरकिरा सा, चिपचिपा सा हो जाता है और नई दिल्ली में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए तो किरियाकिरी कर दिए। तो इस तरीके से आप उसको याद कर सकते हो, कभी नहीं भूलेगा ये लाइन, ठीक है। 9वें संस्करण का आयोजन कब किया गया इसके रायसीना संवाद का, ये हुआ था फरवरी 2024 के मध्य किया गया, फरवरी 2024। और इसमें रायसीना संवाद 2024 का नरेंद्र मोदी जी ने उद्घाटन किया। और इस रायसीना संवाद 2024 का केंद्रीय थीम क्या था, ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो जितना स्टार बनाना बना लीजिए, इसको अच्छे से रट डालिएगा। 2024 का थीम क्या रखा गया था, चतुरंग। चतुरंग यानी कि 4C 1 2 3 4 चतुरंग, ठीक है। यानी कि इससे हो गया कॉन्फ्लिक्ट यानी संघर्ष। दूसरा है कॉन्टेस्ट, कॉन्टेस्ट का मतलब होता है प्रतियोगिता। और सी का मतलब है कोऑपरेट यानी कि सहयोग। एंड लास्ट सी है क्रिएटिविटी यानी निर्माण, ठीक है। तो चतुरंग पर था, कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्टेस्ट, कोऑपरेशन एंड क्रिएट। उम्मीद है इतनी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। और ये रायसीना संवाद जो था वो भू राजनीतिक यानी जियो पॉलिटिक्स एंड भू अर्थशास्त्र यानी जियो इकोनॉमिक्स पर भारत का प्रमुख सम्मेलन था। तो कौन सा था, किस विषय पर था, भू राजनीति और भू अर्थशास्त्र पर भारत का ये प्रमुख सम्मेलन है। और इसका आयोजन किसने किया, ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के सहयोग से केंद्रीय विदेश मंत्रालय द्वारा किया गया। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के सहयोग से केंद्रीय विदेश मंत्रालय द्वारा इसका आयोजन किया गया। और प्रधानमंत्री ग्रीस यात्रा की बात करें तो यह पिछले 40 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली ग्रीस यात्रा थी। इसके पहले 1983 में तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने ग्रीस की यात्रा की थी, जो कि ऑलरेडी मैंने एक साथ जो लिखा था वहाँ पे मैंने इसको डिस्कस कर लिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक तो रशिया का दिया गया था अपोस्टल करके, और नरेंद्र मोदी को ग्रीस की भी द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर। क्रॉस ऑफ द, देखिए किरियाकोस, कोस से नाम था ना किरियाकोस, तो ऐसे याद कर सकते हो, ग्रैंड क्रॉस किरियाकोस, क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। ये ग्रीस का जो है, ग्रीस का पुरस्कार है। और यह श्री मोदी यह सम्मान प्राप्त करने वाले पहले विदेशी शासनाध्यक्ष हैं। नेक्स्ट कवर करते हैं, देख लेते हैं भारत UAE संयुक्त अरब अमीरात। तो ये 7वीं यात्रा थी इनकी, यहाँ कैसे गए। और प्रधानमंत्री ने विश्व जलवायु कार्यवाही शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए, किसमें, विश्व जलवायु कार्यवाही शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए दुबई की यात्रा किए थे। और विश्व जलवायु कार्यवाही शिखर सम्मेलन ये COP28 का उच्च स्तरीय खंड था। इसमें क्या क्या इन लोगों ने हस्ताक्षर किए, किस किस बातों को लेकर के हस्ताक्षर हुए। तो पहला है द्विपक्षीय निवेश संधि। तो भारत ने संयुक्त अरब अमीरात के साथ द्विपक्षीय निवेश संधि और व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते, इन दोनों पर हस्ताक्षर किए। एक द्विपक्षीय निवेश संधि और दूसरा व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते पर। दूसरा, भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे के सशक्तिकरण और संचालन के लिए सहयोग से संबंधित अंतर सरकारी रूपरेखा समझौता करेगा। ये CEPA क्या है, CEPA इसका नाम है, यहाँ लिखा हुआ है, मैं आपको यहाँ दिखा दे रही हूँ। CEPA, एक मिनट, कहाँ चला गया, एक मिनट। CEPA, अगर CEPA की बात करें तो ये क्या है, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, दोनों इन पर इन्होंने क्या किया, हस्ताक्षर किया। अब आगे चलते हैं। राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद के विकास पर भी इन्होंने, लोथल गुजरात में निर्माणाधीन है, इस पर भी हुआ। त्वरित भुगतान प्लेटफॉर्म जैसे UPI भारत का है और आनी UAE का है। आपस में संबंध इंटरलिंकिंग करने पर समझौता हुआ है, तो ये ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है।
सेकंड आपको क्या ध्यान रखना है, श्रीलंका या मॉरिशस में यूपीआई सेवाओं को लॉन्च किया गया है। 12 फरवरी को कहाँ कहाँ यूपीआई लॉन्च किया गया, एक श्रीलंका एंड एक मॉरिशस में किया गया है। घरेलू डेबिट कार्डों जैसे रुपए भारत का है, जैवान यूएई को आपस में संबंध करने पर, तो ध्यान रखिएगा काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो ये आनी यूएई का है, दूसरा जैवान भी यूएई का है। तो ये दोनों, एक तो वहाँ पे यूपीआई भारत और यहाँ रुपए भारत, और जैवान यूएई को संबंध करने पर समझौता किया गया है। और यूएई में रुपए कार्ड की सार्वभौमिक स्वीकार्यता में से क्या होगी, वृद्धि होगी। एहलान मोदी क्या है ये देख लेते हैं। एहलान मोदी, जब ये 13 फरवरी 2024 को ये अबू धाबी संयुक्त अरब अमीरात स्थित जायद स्पोर्ट्स सिटी स्टेडियम में संयुक्त अरब अमीरात स्थित भारतीय समुदाय द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सम्मान में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसका शीर्षक रखा गया एहलान मोदी। ठीक है। और दुबई में सीबीएसई के एक क्षेत्रीय कार्यालय का शुभारंभ शीघ्र ही किए जाने की घोषणा प्रधानमंत्री ने दी है इसी कार्यक्रम के अंतर्गत। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूएई के उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और दुबई के शासक शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम ने दुबई में भारत मार्ट का आभासी रूप से क्या क्या शिलान्यास किया। और जो वहाँ संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति हैं शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहियान, इन्होंने गुजरात भारत की यात्रा की थी जनवरी में। वे वाइब्रेंट गुजरात वैश्विक शिखर सम्मेलन के मुख्य अतिथि थे। क्लियर। और ये गुजरात वैश्विक शिखर सम्मेलन 2024 का 10वां संस्करण जो कहाँ पर संपन्न हुआ, महात्मा मंदिर गांधीनगर गुजरात में संपन्न हुआ, यह ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 ये कहाँ हुआ, ये दुबई में आयोजन किया गया। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 दुबई में आयोजन किया गया जिसका 11वां संस्करण था। इसकी थीम थी भविष्य की सरकारों को आकार देना। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 जिसकी थीम क्या थी, भविष्य की सरकारों को आकार देना, दुबई में आयोजित किया गया। और इस सम्मेलन के लिए तुर्की, भारत और कतर को मुख्य अतिथि घोषित किया गया। किसको? भारत, कतर और तुर्की को। और प्रधानमंत्री वर्ष 2018 में भी वर्ल्ड गवर्नमेंट्स के रूप में शामिल होने के लिए मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए थे। आगे चलते हैं। भारत ग्रीस ये तो हो गया। आगे चलते हैं। BAPS हिंदू मंदिर अबू धाबी। अभी क्या हुआ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अबू धाबी यूएई में BAPS हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये कि इस मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया गया, तो ये किया गया कहाँ पर, अबू धाबी में किया गया। और अबू धाबी में स्थित यह पहला हिंदू मंदिर है। अबू धाबी में स्थित यह पहला हिंदू मंदिर है और मध्य पूर्व में पहला पत्थर निर्मित पारंपरिक हिंदू मंदिर भी है। ठीक है, पहला पत्थर निर्मित पारंपरिक हिंदू मंदिर भी है। इसका निर्माण बोचासन निवासी श्री अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्था द्वारा किया गया है। ये BAPS जो मंदिर है इसका फुल फॉर्म क्या है, B से बोचासन निवासी, A से अक्षर, P से पुरुषोत्तम, S से स्वामी नारायण संस्था। स्वामी नारायण ये भगवान स्वामी नारायण को समर्पित है। और स्वामी नारायण संप्रदाय की स्थापना भगवान स्वामी नारायण द्वारा कहाँ पर की गई थी, गुजरात में की गई थी। और भगवान स्वामीनारायण जिसका बचपन का नाम घनश्याम था, इनका जन्म 1781 3 अप्रैल को उत्तर भारत के छपिया नामक गांव में हुआ था। छपिया में इनका काफ़ी अच्छा मंदिर यह बना हुआ है, जाइएगा कभी समय मिलेगा। काफ़ी मतलब बहुत ही शानदार इनका मंदिर बना है। आगे चलते हैं। भारत फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने भारत की राजकीय यात्रा संपन्न की और उन्होंने जयपुर राजस्थान, जहां प्रधानमंत्री जी ने उनका स्वागत किया। तो जयपुर राजस्थान में इनका स्वागत किया गया फ्रांस के राष्ट्रपति का। और जयपुर यात्रा के दौरान इन्होंने आमेर किला, जंतर मंतर, हवा महल का भ्रमण किया जो कि वहीं पर स्थित है। और जो 75 नंबर का गणतंत्र दिवस इस बार सेलिब्रेट किया गया उसमें मुख्य अतिथि के रूप में इन्होंने भाग लिया था। और यह छठी बार है, छठा अवसर था जब कोई फ्रांसीसी नेता भारत के गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए हैं। और इसमें क्या हुआ, 75वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर नई दिल्ली स्थित कर्तव्य पथ पर फ्रांसीसी सशस्त्र बलों के एक संयुक्त बैंड एंड मार्चिंग दल ने मार्च पोस्ट किया था। आगे क्या है कि फ्रांस के एफिल टावर में भारत के UPI यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस का संचालन प्रारंभ किए जाने की घोषणा की है। कहाँ, फ्रांस के एफिल टावर में।
भारतीय यूपीआई को स्वीकार करने वाला फ्रांस प्रथम यूरोपीय देश है। ये भी आपको ध्यान रखना, ये प्रथम यूरोपीय देश फ्रांस। आईएससी की बात करें, इंटरनेशनल सोलर अलायंस के स्टार सी कार्यक्रम के अंतर्गत सेनेगल में एक सौर अकादमी की स्थापना की गई है। तो ये भी ध्यान रखिएगा, स्टार सी कार्यक्रम के अंतर्गत सेनेगल में एक सौर अकादमी की स्थापना की घोषणा की गई है। मुख्य भूमि फ्रांस स्थित मार्सेय में भारत के महावाणिज्य दूतावास, जबकि हैदराबाद में फ्रांस के ब्यूरो डी फ्रांस की स्थापना की घोषणा की गई है। देखिए, मुख्य भूमि फ्रांस स्थित मार्सेय में भारत के महावाणिज्य दूतावास की, और देखिए क्या होता है, जो फ्रांस में है मार्सेय, वहाँ पे भारत का महावाणिज्य दूतावास स्थापित किया जाएगा, और हैदराबाद में फ्रांस के ब्यूरो डी फ्रांस की स्थापना की घोषणा की गई है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और वहीं पर क्या है कि जो फ्रांस के मान्यता प्राप्त संस्थान है, विश्वविद्यालय है, वहाँ से जो स्नातकोत्तर है या उससे ऊपर की डिग्री प्राप्त करने वाले भारतीयों के लिए 5 वर्ष की अवधि को शेंगन वीजा योजना का संचालन करने प्रारंभ किए जाने की भी घोषणा की गई है। नेक्स्ट न्यूज़ क्या है, H125 हेलीकॉप्टरों से संबंधित MOU। भारत में क्या हुआ है, H125 हेलीकॉप्टरों के लिए एक असेंबली लाइन स्थापित करने के लिए TASL का मतलब टाटा एडवांस्ड सिस्टम लिमिटेड एवं एयरबस के मध्य एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ। यह निजी क्षेत्र में भारत की पहली हेलीकॉप्टर फाइनल असेंबली लाइन होगी। निजी क्षेत्र में भारत की पहली हेलीकॉप्टर फाइनल असेंबली लाइन होगी। इसके पूर्व वडोदरा गुजरात में C295 सैन्य विमान विनिर्माण सुविधा की स्थापना की गई थी। तो वडोदरा गुजरात में किस नाम से, C295। और H125 एकल इंजन वाला हेलीकॉप्टर है, ये भी ध्यान रखना है। और यह माउंट एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक लैंड करने वाला एकमात्र हेलीकॉप्टर भी है। भारत ओमान की बात करें तो यहाँ पे 2-3 लाइन इंपॉर्टेंट है, बस ये ध्यान दे देते हैं, जो इंपॉर्टेंट बस वही पढ़ेंगे कि भारत ओमान संयुक्त स्मारक डाक टिकट जारी किया गया। भारत ओमान संयुक्त स्मारक टिकट जारी किया गया, और इस डाक टिकट पर भारत और ओमान के लोक नृत्य जैसे कि डांडिया रास भारत का हो गया और अल रजा जो है ओमान का हो गया। तो ये दर्शाया जाएगा, ये यहाँ के लोक नृत्य को दर्शाया जाएगा। साथ ही इस डाक टिकट की पृष्ठभूमि में हवा महल यानी जयपुर का हवा महल और निजवा किला ओमान ये प्रदर्शित किया जाएगा। वहीं भारत तंजानिया की बात करें तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, तंजानिया की राष्ट्रपति सामिया सुलू हसन के मध्य क्या हुआ, राजकीय यात्रा संपन्न हुई। और ये तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति हैं। ये तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति हैं, ये ध्यान रखना। क्या नाम है उनका, सामिया सुलू हसन। सामिया सुलू हसन तंजानिया की पहली राष्ट्रपति हैं। और द्रौपदी मुर्मू जी के निमंत्रण पर तंजानिया की राष्ट्रपति भारत की राजकीय यात्रा पर आईं, और तंजानिया की राष्ट्रपति के रूप में उनकी भारत पहली यात्रा भी है। साथ ही यह G20 समूह में अफ्रीकी संघ के शामिल होने के बाद, G20 में अफ्रीकी संघ इस बार शामिल हुआ है, तो उसमें शामिल होने के बाद किसी अफ्रीकी राष्ट्राध्यक्ष की पहली भारत यात्रा थी। ये भी आपको क्लियर होना चाहिए। भारत और तंजानिया के मध्य रक्षा सहयोग हेतु 5 वर्षीय रोड मैप पर सहमति बनी, और वर्ष 2023 से 27 की अवधि के लिए सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रम पर हस्ताक्षर हुआ। वहीं इंपॉर्टेंट लाइन एक ये भी है कि फरवरी 2024 में ये हरियाणा के सूरजकुंड फरीदाबाद में आयोजित सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले में तंजानिया भागीदार देश था। तो जो सूरजकुंड फरीदाबाद हरियाणा में जो सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला आयोजित हुआ, उसमें तंजानिया भागीदार देश था। और तंजानिया ने इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस में शामिल होने की घोषणा भी की। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, किसने घोषणा की, तंजानिया ने की। और तंजानिया ने वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन में भी शामिल होने की घोषणा की। किसमें IBCA में, और ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस में भी शामिल होने की घोषणा की। और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय नई दिल्ली ने तंजानिया की राष्ट्रपति सामिया सुलू हसन को डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया। ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट है, अब हम लोग इंडेक्सेस पढ़ेंगे। इंडेक्सेस देख लें कितने मिनट का हुआ, नहीं तो फिर आप ज़्यादातर चलिए इसको 10-15 मिनट और खींचते हैं ताकि और कवर हो जाए। ये सूचकांक को आप लोग क्या करिएगा, एक पेज लीजिएगा जिसमें आप कौन सा इंडेक्स है, ठीक है, भारत की रैंकिंग कौन है, टॉप कौन है और सबसे लोवेस्ट कौन है, ये कौन सी संस्था जारी करती है, इतने पॉइंट तो आप बना करके उसको वैसे मैं बना करके इसको एक साथ शेयर कर दूंगी।
और एक साथ हाँ इसको शेयर कर देंगे और इसकी पीडीएफ भी प्रोवाइड करा देंगे। लेकिन मेन चीज़ है ना कि आप अपने हैंड राइटिंग में लिख करके एक जगह कहीं पर अपने वॉल में पेस्ट कर दीजिए कि आते जाते एक बार नज़र उस पर पड़े तक, क्योंकि यहाँ से एक ना एक क्वेश्चन तो 100% बनता है, तो वो चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो चलिए देख लेते हैं वैश्विक नवाचार सूचकांक की बात करें 2024, तो इसका जो ये हर साल प्रकाशित किया जाता है और किसके द्वारा, वाइपो के द्वारा, यानी कि क्या नाम है इनका, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा इसका प्रकाशन हर साल किया जाता है। और इस सूचकांक का प्रकाशन द पोर्टुलन्स इंस्टीट्यूट के भागीदारी में किया जाता है। वाइपो क्या करता है, इसका प्रकाशन द पोर्टुलन्स इंस्टीट्यूट की भागीदारी में करता है। बात वही करेंगे, इसका 17वां संस्करण है, 17 नंबर का है और इसकी थीम रखी गई है सामाजिक उद्यमिता के वादे को उजागर करना। क्लियर। अगर बात करें कि इस सूचकांक में स्विट्जरलैंड, जो स्विट्जरलैंड है वैश्विक नवाचार सूचकांक में स्विट्जरलैंड लगातार 14वें वर्ष प्रथम स्थान पर बना हुआ, अर्थात इसे विश्व के सबसे नवाचारी, सबसे इनोवेटिव इकोनॉमी अर्थव्यवस्था घोषित किया गया है। वहीं अंगोला की बात करें तो वो सबसे निम्नतम स्थान पर है, सबसे अंतिम स्थान है 133वें, यानी 133 देशों की रैंकिंग की गई थी, उसमें ये सबसे अंतिम स्थान पर है। वहीं सबसे तेजी से सुधार करने वाली मध्यम आय वाली अर्थव्यवस्थाओं की बात करें तो चीन है, तुर्की है, भारत है, वियतनाम है, फिलीपींस, इंडोनेशिया, ईरान वगैरह हैं। ठीक, आगे चलते हैं। तो जो टॉप 3 देश हैं वो क्या है, स्विट्जरलैंड है, स्वीडन है, अमेरिका। टॉप 3 आप देख सकते हो, स्विट्जरलैंड, स्वीडन एंड अमेरिका। भारत को लगातार 14वें वर्ष इनोवेशन ओवर परफॉर्मर घोषित किया गया है। लगातार 14वें वर्ष भारत को क्या इनोवेशन ओवर परफॉर्मर घोषित किया गया है और इस सूचकांक में भारत की जो रैंकिंग है वो 39 है। वहीं 2023 में देखें तो 40 थी। क्लियर। मध्य एवं दक्षिण एशिया में भारत को सर्वश्रेष्ठ नवाचारी अर्थव्यवस्था घोषित किया गया है। साथ ही भारत निम्न मध्यम आय समूह वाले कुल 38 देशों में भी शीर्ष स्थान पर है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा जो है, एक बार इस पर भी नजर डाल लेते हैं, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी नवाचार क्लस्टर्स। तो वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024 के तहत विश्व के सबसे बड़े विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी नवाचार क्लस्टर्स की भी घोषणा की गई और टोक्यो योकोहामा, यानी जापान का जो टोक्यो योकोहामा है, ये विश्व का सबसे बड़ा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी हब है। विश्व के शीर्ष 100 मतलब विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्लस्टर्स में भारत के 4 शहर हैं, वह है बेंगलुरु, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई। बेंगलुरु, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई ये शामिल है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा जो न्यूज़ है वह है विश्व प्रतिभा रैंकिंग 2024। ये कौन जारी करता है प्रतिभा, इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट जारी करता है, IMD जारी करता है। IMD का फुल फॉर्म है इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट, द्वारा ये तैयार किया जाता है। क्लियर। अगर बात करें तो ये जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट द्वारा जो वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस सेंटर है, इसके द्वारा जो विश्व प्रतिभा रैंकिंग जारी की जाती है, ये इसका 11वां संस्करण है और इसमें कुल 67 देशों को शामिल किया गया है। वहीं बात करें इसमें इस सूचकांक में पहली बार जिसको शामिल किया गया है वो है घाना। प्रतिभा सूचकांक में पहली बार जिसको शामिल किया गया, घाना, नाइजीरिया और प्यूर्टो रिको को इस सूचकांक में पहली बार शामिल किया गया। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको भी ध्यान दीजिएगा। और टॉप जो 2 हैं, जैसे उसमें भी नवाचार वाले में भी स्विट्जरलैंड टॉप पर था, वहाँ सेकंड पे स्वीडन था, लेकिन यहाँ प्रतिभा वाले में सेकंड पे सिंगापुर है, तो ये ध्यान रखना है। वहीं बात करें कि भारत की रैंकिंग 67 देशों में कितने पर है, 58 पर है। भारत 2023 में 56 पर था, इस बार 58 पर है। जबकि एशिया प्रशांत क्षेत्र में देशों की रैंकिंग में भारत 12वें स्थान पर है और मंगोलिया को इसमें अंतिम स्थान दिया गया है। आगे चलते हैं। विश्व की 10 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं की बात करें तो उसमें 10 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में जो टॉप 5 हैं, ये आपको याद होना चाहिए, वो है चीन। टॉप 5 अगर आप देखें तो अमेरिका, चीन, जर्मनी, जापान एंड भारत। अमेरिका, चीन, जर्मनी, जापान, भारत। तो भारत 5वें नंबर पर है। ठीक है। वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स की बात करें तो ये चैरिटीज़ एंड फाउंडेशन द्वारा जारी किया जाता है, चैरिटीज़ एंड फाउंडेशन द्वारा। इसमें इंडोनेशिया विश्व का सबसे ज़्यादा उदार देश है। मोस्ट जनरस कंट्री कौन है, इंडोनेशिया है। वहीं भारत को देखें तो इसका जो रैंक है वो 26वां है। ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट, विश्व की 10 सबसे बड़ी कोयला खदान। अगर हम कोयला खदान की बात करें तो कोयला आधारित विद्युत उत्पादन देश के कुल विद्युत उत्पादन का लगभग 70% है। क्या कह रहा है कि
कोयला आधारित विद्युत उत्पादन जो है भारत में, वो कुल विद्युत उत्पादन का लगभग कोयला से देखें तो 70% है। और केंद्र सरकार द्वारा कोयला गैसीकरण मिशन सहित कई स्वच्छ कोयला पहल लॉन्च की गई है। इसका उद्देश्य क्या है? जो सतही कोयला है, लिग्नाइट गैसीकरण परियोजना है, उसके माध्यम से 2030 तक 100 मिलियन टन कोयले को गैसीफाई करना है। बात करें इसकी तो 2024 में वर्ल्ड एटलस.com ने विश्व की 10 सबसे बड़ी कोयला खदानों की सूची जारी की और उत्पादन की मात्रा के आधार पर देखें, प्रोडक्शन वॉल्यूम के संदर्भ में देखें तो अमेरिका में स्थित एक माइन है जिसका नाम है ब्लैक थंडर। क्या नाम है उसका? ब्लैक थंडर। ये एक माइन है अमेरिका में, वहाँ विश्व की सबसे बड़ी कोयला खदान इसको घोषित किया गया है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। या तो ये पूछ सकता है या तो भारत की जो 2 हैं टॉप 2 हैं उसको पूछ सकता है। तो वर्ष 2023 में इस ग्रीनफील्ड द्वारा 62.68 मिलियन टन कोयले का उत्पादन किया गया था। इस खदान द्वारा कम सल्फर तथा सब बिटुमिनस कोयले का उत्पादन किया जाता है। तो ब्लैक थंडर के द्वारा लो सल्फर युक्त जो सब बिटुमिनस है उसका उत्पादन किया जाता है। और इसी रिपोर्ट के अनुसार विश्व की 5 सबसे बड़ी कोयला खदान में टॉप 5 में भारत की 2 कोयला खदान को भी स्थान दिया गया है। तो वो जो टॉप 2 है भारत की, मतलब वर्ल्ड के 5 में टॉप 5 में भारत की 2 हैं। एक है आपका गेवरा ओपन कास्ट खदान, गेवरा जो कि छत्तीसगढ़ में है, गोयरा ओपन कास्ट खदान जो कि कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ के कहाँ पर है? कोरबा में है। वहीं दूसरा जो है वो है कुसुमांडा ओपन कास्ट, ये भी छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, तो ये छत्तीसगढ़ के जो गेवरा ओपन कास्ट खदान है छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में स्थित है, जिसका स्वामित्व जो है SECL यानी कि साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के पास है, जो कोल इंडिया लिमिटेड की एक सहायक कंपनी है। और उसका गेवरा वाले का जो खान है उसका जो संचालन है वो 1981 में प्रारंभ हुआ था। वहीं कुसुमांडा ओपन कास्ट को 4था स्थान प्राप्त हुआ है जो छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में है। इसका स्वामित्व भी SECL के पास है। तो ये आपको पॉइंट याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो टॉप 5 जो है, पहला है ब्लैक थंडर जो कि अमेरिका का है, और गेवरा OC जो कि छत्तीसगढ़ के क्या कहते हैं कोरबा में है। वहीं कुसुमांडा जिसको 4था स्थान मिला है भारत के, वो भी कहाँ है? छत्तीसगढ़ में ही है। आगे चलते हैं। भारत का 43 विश्व धरोहर स्थल जो है ये घोषित किया गया, वो कौन सा है वो आगे हम लोग देखते हैं। अभी क्या हुआ है, विश्व धरोहर समिति का, यूनेस्को की जो विश्व धरोहर समिति है उसका 46th नंबर का सम्मेलन नई दिल्ली भारत में आयोजित हुआ। यह प्रथम अवसर है जब भारत ने विश्व धरोहर समिति के वार्षिक सत्र की मेजबानी की। क्लियर। और सरकार के संस्कृति मंत्रालय और जो उससे संबंधित कार्यालय भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI को नोडल एजेंसी के रूप में नामित किया गया। जो 46वें सत्र का उद्घाटन किया गया अभी नरेंद्र मोदी के द्वारा, विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र का उद्घाटन किया गया। इसमें प्रधानमंत्री ने किस पर प्रकाश डाला, किस थीम पर प्रकाश डाला? वो है विकास भी विरासत भी, मतलब विकास भी हो और विरासत भी रहे, इस तरीके से। आगे चलते हैं। विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र के दौरान इस समिति द्वारा विश्व भर के कुल 24 नए स्थल को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। मतलब 46वां सम्मेलन हुआ जिसकी मेजबानी भारत ने की, उसमें 24 नए स्थल को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। इन 24 में 19 जो है वो कल्चरल है, सांस्कृतिक है, 4 जो है वो नेचुरल है, प्राकृतिक है, और 1 जो है वो है मिश्रित। क्लियर। अगर हम बात करें कि इन 168 देशों में जो कुल विश्व धरोहर स्थल हैं उनकी कुल संख्या बढ़कर के कितनी हो गई है? 1223 हो गई है। और अभी जो 43 शामिल किया गया है, 43 उसका क्या नाम है? मोइदम्स। भारत में स्थित मोइदम्स है जो अहोम राजवंश की टीला दफन प्रणाली है, इसी को 43 विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। और ये अगर देखा जाए तो विश्व धरोहर सूची में शामिल होने वाला उस राज्य का यानी असम का तीसरा है। भारत का 43 है, असम का तीसरा है। इसके पहले असम में जो काजीरंगा नेशनल पार्क था उसको और मानस वन्य जीव अभ्यारण्य को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। और प्राकृतिक श्रेणी उपयुक्त दोनों स्थल को प्राकृतिक श्रेणी में 1985 में शामिल किया गया था। ठीक है, प्राकृतिक श्रेणी में डाला गया था, जबकि मोइदम्स को किस में किया गया? कल्चरल में डाला गया है।
और यह असम का पहला सांस्कृतिक स्थल है। और क्या है, एक मिनट गाइज, हाँ ठीक है। अगर हम बात करें विश्व धरोहर अभिसमय यानी वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन, तो इसको वैश्विक सांस्कृतिक एवं प्राकृतिक धरोहर के संरक्षण से संबंधित अभिसमय के नाम से जाना जाता है। और इस अभिसमय को यूनेस्को द्वारा 16 नवंबर 1972 को अडॉप्टेड किया गया था, अंगीकृत किया गया था। और उसके बाद यह अभिसमय जो है वर्ष 1975 में लागू हुआ और वर्तमान में देखें इनकी कुल संख्या जो है 196 है। भारत भी इसको 1977 में इस अभिसमय का अनुसमर्थन किया था। एक लोगो जारी हुआ, तो विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र का लोगो जारी हुआ, जो कर्नाटक के हम्पी मंदिर है, कर्नाटक में स्थित हम्पी में स्मारकों का समूह है, उससे प्रेरित है, जो कि एक विश्व धरोहर स्थल है। इस लोगो में हम्पी स्थित जो विजय विट्ठल मंदिर है उसके सामने स्थित जो पत्थर का रथ है उसको दिखाया गया है, उसको प्रदर्शित किया गया है। और इस लोगो की टैगलाइन रखी गई है सह नौ यशा, सह नौ यशा, जो कि संस्कृत में है और इसका अर्थ होगा सह हमारा यश बढ़े, हमारा यश गौरव, हमारा गौरव बढ़े, हमारा गौरव बढ़े, ठीक है। और यह टैगलाइन जो है प्राचीन संस्कृतगत तैत्तरीयोपनिषद से ली गई है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है कि इस लोगों में शानो यशा रखा गया जिसका अर्थ है हमारा गौरव बढ़े, और जो प्राचीन संस्कृत ग्रंथ है तैत्तरीयोपनिषद उससे लिया गया है। अगर हम मोइदम्स की बात करें जो कि अभी 43वां विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है, तो ये असम के चराईदेव जिले में स्थित है। असम के किसमें, चराईदेव जिले में स्थित है। और पूर्वी असम में पटकाई पर्वतमाला की तलहटी में स्थित मोइदम्स वास्तव में टीलेनुमा संरचना में दफनाने की एक व्यवस्था है। और इसे जो है ताई अहोम राजवंश द्वारा स्थापित किया गया था, ताई अहोम राजवंश द्वारा स्थापित किया गया था। और ताई अहोम लोग 13वीं शताब्दी में राजकुमार स्यूखाफा का नेतृत्व में चीन से वर्तमान असम में जाकर बसे थे। 13वीं शताब्दी से लेकर 19वीं शताब्दी तक 600 वर्षों की अवधि तक ताई अहोम लोगों ने चराईदेव में मोइदम्स या दूसरे शब्दों में आत्मा के लिए घर का निर्माण किया था। इन गुंबददार टीलों का निर्माण प्रारंभ में लकड़ी, बाद में पत्थर और पकी ईंटों का उपयोग करके किया गया। और इससे संबंधित विवरण अहोम के पारंपरिक प्रमाणिक साहित्य चांगरुंग फुकन में दर्ज है। और चराईदेव के मोइदम्स की तुलना प्राचीन चीन के शाही मकबरों और मिस्र के फ़ैरो के पिरामिडों से की गई, ये भी ध्यान रखिएगा। विश्व धरोहर स्थलों की सूची इसमें देख लेना है, इसको आपको टॉप 3 याद रखना है। यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल, मतलब सबसे ज़्यादा ऐसा कौन सा देश है जिसमें विश्व धरोहर स्थल की संख्या ज़्यादा है, वो है इटली, फिर चीन। फर्स्ट पे इटली है, सेकंड पे चीन है। भारत की रैंकिंग 6 है। इटली, चीन, जर्मनी, टॉप 3 इटली, चीन, जर्मनी, और भारत की रैंकिंग 6 है। विश्व धरोहर स्थल की संख्या में भारत विश्व में 6ठे स्थान पर है। और पिछले एक दशक के दौरान यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में भारत की कुल 13 स्थलों को शामिल किया गया है। वो कौन कौन से हैं देख लेते हैं। ये देखिए, कुल भारत के 43 हैं और इसमें सांस्कृतिक देख लीजिए, ये सारे सांस्कृतिक हैं। एक बार पढ़ देते हैं फटाफट कि ये इसमें पूछ लेगा कि कौन सा कहाँ पर है। तो जैसे आगरा किला आप जान ही रहे, उत्तर प्रदेश, अजंता महाराष्ट्र, एलोरा महाराष्ट्र, ताजमहल यूपी, महाबलीपुरम में स्मारकों का समूह तमिलनाडु, सूर्य मंदिर ओडिशा, गोवा के चर्च गोवा में ही, फतेहपुर सीकरी यूपी, हम्पी में स्मारकों का समूह जो कि लोगों में डाला गया है कर्नाटक, खजुराहो स्मारक समूह मध्य प्रदेश, एलिफेंटा गुफाएं महाराष्ट्र, महान जीवित चोल मंदिर तमिलनाडु, पदक्कल में स्मारकों का समूह कर्नाटक, सांची में बौद्ध स्मारक मध्य प्रदेश, हुमायूं का मकबरा दिल्ली, कुतुब मीनार दिल्ली, भारत की पर्वतीय रेलवे दार्जिलिंग, पश्चिम बंगाल नीलगिरी, तमिलनाडु कालका, शिमला हिमाचल प्रदेश, बोध गया में महाबोधि परिसर बिहार, भीमबेटका के रॉक शेल्टर एमपी, चंपानेर पावागढ़ गुजरात, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस महाराष्ट्र, लाल किला परिसर दिल्ली, जंतर मंतर राजस्थान के पहाड़ी किले ये सारे हैं, रानी की वाव पाटन गुजरात है, नालंदा बिहार में ही है, ली कार्बुजिए का वास्तुशिल्प कार्य आधुनिक आंदोलन में उत्कृष्ट आंदोलन चंडीगढ़ का है, अहमदाबाद गुजरात, मुंबई के विक्टोरियन गोथिक आर्ट महाराष्ट्र, जयपुर राजस्थान, धौलावीरा गुजरात, काकतीय तेलंगाना, शांति निकेतन पश्चिम बंगाल, होयसल के पवित्र मंदिर समूह कर्नाटका, मोइदम्स असम। ये सांस्कृतिक है। प्राकृतिक में देख लेते हैं, काजीरंगा है, केवलादेव है, ये असम के दोनों हैं, मानस असम के हैं, केवलादेव राजस्थान का है, सुंदरबन पश्चिम बंगाल का है, नंदा देवी घाटी
फूलों की घाटी उत्तराखंड, पश्चिमी घाट कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश और मिश्रित एक है जो कंचनजंगा, ये याद रखना है। नाउरू विश्व धरोहर अभिसमय का 196वां देश है। नौरू ऐसे भी लिख सकते हो, नावरू ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ये जो है विश्व अभिसमय विश्व के ये जो है 196 नंबर का है, तो ये भी ध्यान रखना। परियोजना क्या है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। परियोजना, ये जो है पहले तो यह ध्यान रखना है इसका फुल फॉर्म क्या है, तो परी पब्लिक आर्ट ऑफ इंडिया। अब ए से आर्ट होता है तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये संस्कृति मंत्रालय के द्वारा, ये संस्कृति मंत्रालय से संबंधित है, यानी इस संस्कृति का, इस पहल का कार्यान्वयन ललित कला अकादमी और राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रह द्वारा किया जा रहा है। तो विश्व धरोहर समिति का जो 46वां सत्र हुआ उसी दौरान केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय द्वारा इस परियोजना को प्रारंभ किया गया। इस परियोजना के तहत एक ही मंच पर विभिन्न कला रूपों को प्रदर्शित किया जाएगा। अब ये आपको ध्यान रखना है कि ये कहाँ से संबंधित है, जैसे फड़ चित्रकला राजस्थान, ठीक है, थंगका पेंटिंग सिक्किम लद्दाख का, मिनीचेयर पेंटिंग हिमाचल प्रदेश, गोंड आर्ट मध्य प्रदेश, तंजौर पेंटिंग तमिलनाडु, कलमकारी आंध्र प्रदेश, अल्पना कला पश्चिम बंगाल, चरियल चित्रकला तेलंगाना, पिछवाई पेंटिंग राजस्थान, लौंजिया शौरा ओडिशा, पट्टचित्र पश्चिम बंगाल, बनी थनी पेंटिंग राजस्थान, वर्ली महाराष्ट्र, पिथौरा आर्ट गुजरात, एपड़ उत्तराखंड, केरल भित्ति चित्र केरल, अल्पना त्रिपुरा। फिर से एक बार इसको पढ़ रही हूँ, इसको ध्यान दीजिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा। फड़ चित्रकला राजस्थान, थंगका सिक्किम लद्दाख, मिनीचेयर हिमाचल प्रदेश, गोंड आर्ट मध्य प्रदेश, तंजौर तमिलनाडु, कलमकारी आंध्र प्रदेश, अल्पना पश्चिम बंगाल, चरियल तेलंगाना, पिछवाई राजस्थान, लौंजिया शौरा ओडिशा, पट्टचित्र पश्चिम बंगाल, बनी थनी पेंटिंग राजस्थान, वर्ली महाराष्ट्र, पिथौरा गुजरात, एपड़ उत्तराखंड, केरल भित्ति केरल, अल्पना त्रिपुरा। और इसका उद्देश्य दिल्ली के सौंदर्य और सांस्कृतिक परिदृश्य को ऊपर उठाने के लिए एक मंच प्रदान करना है। नेक्स्ट चलते हैं, मोनाको एवं वेनेजुएला FATF, यहाँ से देखते हैं इसको। अभी क्या हुआ है कि FATF यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की पूर्ण बैठक अभी टी राजा कुमार सिंगापुर की अध्यक्षता में संपन्न हुई है जून में, और इस बैठक के दौरान जो है 2 को ग्रे सूची में डाल दिया गया। वो 2 को कौन है, मोनाको और वेनेजुएला को क्या किया गया, ग्रे सूची में डाल दिया गया है, जबकि 2 को क्या किया है, ग्रे सूची से बाहर किया गया है, वो है जमैका और तुर्की। जमैका तुर्की को बाहर निकाला गया, जबकि मोनाको और वेनेजुएला को शामिल किया गया। क्लियर। वहीं फरवरी, ये तो जून में किया गया, लेकिन फरवरी में भी इसकी बैठक हुई जिसमें क्या हुआ कि केन्या और नामीबिया को भी ग्रे सूची में डाला गया है, और जबकि ये निकाला किसको गया था, संयुक्त अरब अमीरात को निकाला गया था। ये चीज़ें आपको ध्यान रखना। और बाकी क्या ध्यान रखना कि अभी भी किसको ब्लैक सूची में डाला गया है, रखा गया है, वो है डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया, ईरान और म्यांमार इससे ब्लैक सूची में शामिल हैं। आगे चलते हैं, ग्लोबल लिवेबिलिटी सूचकांक की बात करें तो इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा ये ग्लोबल लिवेबिलिटी सूचकांक जारी किया गया है। किसके द्वारा, मेन इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा, और इसमें 5 श्रेणियों में जारी किया गया है। स्थिरता, स्टेबिलिटी, स्वास्थ्य देखभाल, संस्कृति, पर्यावरण, शिक्षा, बुनियादी ढांचा। तो अभी क्या हुआ है, इस लिवेबिलिटी सूचकांक में वियना के, ऑस्ट्रिया की जो कैपिटल है वियना को, इसको लगातार तीसरे साल टॉप रैंकिंग दी गई है। वहीं डेनमार्क का कोपेनहेगन और स्विट्जरलैंड का ज्यूरिख जो है इसको दूसरे और तीसरे स्थान पर शामिल किया गया है। दमिश्क जो कि रहने के लिए विश्व का सबसे कम आरामदायक शहर है वो माना गया है। क्लियर। तो ये हो गया। वहीं बात करें भारत विश्व के 120 देशों में 63वें स्थान पर है। लिवेबिलिटी इंडेक्स में भारत 63rd रैंक पर है, और भारत वैश्विक स्तर पर चौथा सबसे बड़ा नवीकरणीय ऊर्जा बाजार भी बन गया है, ये भी देखना है। एक मिनट के, नहीं ये थोड़ा उल्टा हो गया, सॉरी। ये देखिए, ये हो गया रहने के लिए विश्व का सबसे आरामदायक शहर कौन सा है, वो है आपका दमिश्क है। ठीक है। अब ये है ऊर्जा संक्रमण सूचकांक। ये जो ऊर्जा संक्रमण सूचकांक है उसको वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी किया जाता है, और यह सूचकांक फोस्टरिंग इफेक्टिव एनर्जी ट्रांजिशन नामक रिपोर्ट के अंतर्गत प्रकाशित की गई है, और इस रिपोर्ट को एक्सचेंजर के सहयोग से प्रकाशित किया जाता है। विश्व आर्थिक मंच जो है एक्सचेंजर के सहयोग से प्रकाशित करता है, और इस सूचकांक में स्वीडन टॉप पर है, जबकि कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य अंतिम स्थान पर है। वहीं भारत की बात करें तो भारत 63वें स्थान पर है। ठीक।
और भारत वैश्विक स्तर पर चौथा सबसे बड़ा नवीकरणीय ऊर्जा बाजार भी बन गया है। अभी क्या हुआ, भारत द्वारा ग्लासगो में जब कॉप 2021 में कॉप 26 हुआ था, तो वहाँ पर लंबी अवधि की निम्न कार्बन विकास रणनीति में कुछ लक्ष्य शामिल किए गए थे। क्या लक्ष्य थे कि वर्ष 2005 के स्तर की तुलना में 2030 तक जीडीपी की उत्सर्जन तीव्रता में 45% तक कटौती करना, 2070 तक नेट जीरो इमिशंस का लक्ष्य हासिल करना और 2030 तक गैर जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा स्रोतों से 50% संचयी विद्युत ऊर्जा स्थापित का लक्ष्य हासिल करना। नेक्स्ट है IMD विश्व प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग। इसमें क्या किया गया है, इसकी ये 36वां संस्करण है जिसको जारी किया गया है और इसे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट के स्विट्जरलैंड स्थित विश्व प्रतिस्पर्धात्मक केंद्र द्वारा संकलित किया गया है, जिसमें 67 अर्थव्यवस्थाओं को शामिल किया गया है। इसमें टॉप पर है कौन है, वो है सिंगापुर, सेकंड पर है स्विट्जरलैंड। भारत की बात करें तो भारत इस रैंकिंग में 39th रैंक पर है। किस पर, 39th पे है। नेक्स्ट चलते हैं सतत विकास रिपोर्ट की बात करें तो इस एजेंडे में 17 विकास लक्ष्य और 169 उपलक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। ये लाइन आपको ध्यान रखनी है। कितना, 70 SDG और 17th SDG और 169 उपलक्ष्य। ठीक है, तो ये सतत विकास रिपोर्ट जो है कौन, SDSN द्वारा जारी किया जाता है, जिसका फुल फॉर्म है संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा, और इसका शीर्षक क्या रखा गया है, SDGs और भविष्य का UN शिखर। इसमें देखें तो संयुक्त राष्ट्र आधारित बहुपक्षवाद के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के संदर्भ में बारबाडोस जो है टॉप पर है। बहुपक्षवाद के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के संदर्भ में बारबाडोस टॉप पर है। क्लियर। वहीं बात करें तो गिनी बिसाऊ को इस सूचकांक में पहली बार शामिल किया गया है और इस संदर्भ में यानी बहुपक्षवाद के प्रति प्रतिबद्धता में अमेरिका लास्ट रैंक पर है। तो लाइन ध्यान से समझिएगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। और इस सूचकांक में टॉप पर फिनलैंड है, सेकंड पर स्वीडन है और अफ्रीकी महाद्वीप में स्थित दक्षिण सूडान अंतिम स्थान पर है। भारत को 109वां स्थान प्राप्त हुआ है। कॉस्ट ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग की बात करें तो अमेरिकी कंपनी है मर्सर, उसके द्वारा ये जारी किया जाता है और इस सूचकांक में न्यूयॉर्क शहर को आधार शहर के रूप में चिन्हित किया गया है। न्यूयॉर्क शहर को आधार शहर के रूप में रखा गया है और सबसे महंगा शहर हांगकांग को बताया गया है और सबसे 2 सस्ते शहर जो हैं वो अबुजा है और लागोस है। और अबुजा, ये दोनों शहर अबुजा और लागोस दोनों नाइजीरिया में है, जो कि नाइजीरिया अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। कॉस्ट ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग में भारत की दृष्टि से देखें तो भारत का सबसे महंगा शहर मुंबई है। ठीक है, आगे चलते हैं। मुंबई है, फिर नई दिल्ली है। वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग जो कि EIU द्वारा जारी की गई और इस रिपोर्ट के अनुसार सिंगापुर और ज्यूरिख जो है ये विश्व के सबसे महंगे शहर हैं। वहीं दमिश्क को सबसे सस्ता शहर घोषित किया गया है। और वहीं भारत के दृष्टिकोण से देखें तो 2 भारतीय शहर जो हैं सस्ते हैं, वो है चेन्नई और दूसरा है अहमदाबाद। और इस सूची में 173 देश शहरों को शामिल किया गया था। वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट की बात करें तो विश्व आर्थिक मंच ये जारी करती है और इसमें जो है वैश्विक कार्यबल में महिलाओं की हिस्सेदारी 42% है, ये बताया गया है। और आइसलैंड को विश्व में सर्वाधिक लैंगिक क्षमता वाला देश घोषित किया गया है। कौन है, वो आइसलैंड है। आइसलैंड और उसके बाद फिनलैंड है। वहीं भारत की दृष्टिकोण से देखें तो भारत 129वें स्थान पर है। वैश्विक शांति सूचकांक इंटरनेशनल फॉर इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा ये हर साल जारी किया जाता है। और इस सूचकांक में देखें तो 163 क्षेत्रों को रैंकिंग दी गई है, जिसमें यूरोप को विश्व का सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्षेत्र घोषित किया गया है और सबसे कम शांतिपूर्ण क्षेत्र जो घोषित किया गया वो मध्य पूर्व एवं उत्तरी अफ्रीका है। वहीं आइसलैंड विश्व का सबसे शांतिपूर्ण देश है और यमन सबसे कम शांतिपूर्ण देश है। वहीं भारत की रैंकिंग देखें तो शांति के मामले में 116वें रैंक पर है, जिसमें थोड़ा सा सुधार दर्ज किया गया है पहले की तुलना में। और भूटान दक्षिण एशिया क्षेत्र में सर्वाधिक शांतिपूर्ण देश बना हुआ है। सुरक्षा परिषद के नए अस्थायी सदस्यों की बात करें तो संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र के दौरान संयुक्त राष्ट्र परिषद की अस्थायी सदस्यता के लिए चुनाव किया गया और इसमें 2024 में कुल 5 सीटें चुनाव के लिए उपलब्ध थी। और इसमें कौन कौन है, डेनमार्क, ग्रीस, पाकिस्तान, पनामा, सोमालिया,
डेनमार्क, ग्रीस, पाकिस्तान, पनामा, सोमालिया को इसमें अस्थायी सदस्य के रूप में निर्वाचित किया गया। और ओपेक देशों के अतिरिक्त वर्तमान में सुरक्षा परिषद के 5 अन्य जो अस्थायी सदस्य हैं अल्जीरिया, गुयाना, दक्षिण कोरिया, सियरा लियोन और स्लोवानिया। नेक्स्ट न्यूज़ है पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक की बात करें तो एक यह द्विवार्षिक रिपोर्ट है। ये द्विवार्षिक रिपोर्ट है जिसको येल सेंटर फॉर एनवायरमेंटल लॉ एंड पॉलिसी, येल विश्वविद्यालय और कोलंबिया यूनिवर्सिटी के सेंटर फॉर इंटरनेशनल अर्थ साइंस इंफॉर्मेशन नेटवर्क की एक संयुक्त परियोजना है ये। और ये सूचकांक में अगर देखा जाए तो स्कैंडिनेवियाई देश लगातार शीर्ष रैंक पर पहुंच रहे हैं, जिसमें समग्र रैंकिंग में देखें तो एस्टोनिया को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। और ये पहला अवसर है जब इस सूचकांक में किसी पूर्वीय यूरोपीय देश को शीर्ष रैंकिंग दी गई है और इसमें डेनमार्क को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। एक मिनट थोड़ा गड़बड़ हो गया। देखिए एस्टोनिया को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है और पहला अवसर है जब इस सूचकांक में किसी पूर्वीय यूरोपीय देश को शीर्ष रैंक दी गई है। वहीं 2022 में देखिए द्विवार्षिक रिपोर्ट है ना, 2022 में डेनमार्क था, इस बार एस्टोनिया है। और वहीं भारत की बात करें तो 176वां स्थान भारत को दिया गया है। और ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जक में देखें तो भारत वर्तमान में तीसरा सबसे बड़ा ग्रीन हाउस उत्सर्जक देश है। आगे चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 जारी की गई है और यह इस रैंकिंग का 21वां संस्करण है जिसमें 1503 संस्थानों को शामिल किया गया है। अगर हम बात करें कि नवीनतम रैंकिंग में तो वो अमेरिका का है मैसाचुसेट्स प्रौद्योगिकी संस्थान, जिसको लगातार 13वें वर्ष शीर्ष स्थान मिला हुआ है और इस रैंकिंग में अमेरिका के सबसे ज़्यादा संस्थान शामिल हैं। और वहीं दूसरे नंबर पर यूनाइटेड किंगडम है और तीसरे पर चीन है जो क्रमशः जो है जिसके विश्वविद्यालय जो हैं संस्थान जो हैं वो शामिल किए गए हैं। इसमें भारत के कुल 46 संस्थान इंस्टीट्यूट शामिल हैं, जिसमें आईआईटी बॉम्बे को समग्र रूप से देखा जाए ओवरऑल दृष्टि से 118 रैंक प्रदान किया गया है और यह आईआईटी बॉम्बे भारत का टॉप संस्थान है इस दृष्टि से देखेंगे तो। यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2024 देखें तो ये विश्व आर्थिक मंच के द्वारा ये प्रकाशित की जाती है और यह इसका दूसरा संस्करण है, यानी जो पहला संस्करण था वो 2021 में जारी किया गया था और अभी ये द्वितीय है जो 2024 में सारे विश्वविद्यालय के सहयोग से प्रकाशित किया गया है। 119 अर्थव्यवस्थाओं को इसमें शामिल किया गया है और इसमें देखें तो टॉप जो 2 हैं वो अमेरिका है एंड सेकंड स्पेन है। वहीं अगर सबसे अंतिम देश देखें तो वो कौन सा है, माली है। भारत को इस रैंकिंग में 39 रैंक मिला है। 3 भारतीय साहित्यिक कृतियां जो कि MOWCAP क्षेत्रीय रजिस्टर में शामिल हुई हैं। ये क्या है, ये जो है इसका नाम है मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड कमेटी फॉर एशिया एंड द पैसिफिक। क्या है, मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड कमेटी फॉर एशिया एंड द पैसिफिक क्षेत्रीय रजिस्टर में 3 भारतीय साहित्यिक संस्कृतियां शामिल हुई हैं। ये जो मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड है ये कार्यक्रम दस्तावेजी विरासत पर केंद्रित है। इसको यूनेस्को ने वर्ष 1992 में इसको लॉन्च किया था और मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड कार्यक्रम की ये जो MOWCAP है ये एक अंतर्राष्ट्रीय सलाहकारी समिति की सहायक इकाई है। इसमें देखें तो 10वीं इसकी बैठक हुई कहाँ पर हुई, उलन-बटोर, मंगोलिया के उलन-बटोर में हुई, जिसमें 20 नई कृतियों को शामिल किया गया। उसमें 3 जो हैं भारतीय साहित्य की कृतियां हैं, जो एक है रामचरितमानस, दूसरा है पंचतंत्र, तीसरा है सहृदय लोक लोचन को शामिल किया गया। अगर हम रामचरितमानस की बात करें तो 16वीं शताब्दी में गोस्वामी तुलसीदास के द्वारा रामचरितमानस लिखी गई थी। वो भी किस भाषा में, अवधी भाषा में लिखी गई थी और तुलसीदास के रामचरितमानस की सचित्र पांडुलिपियां नाम से इस क्षेत्रीय रजिस्टर में इसको शामिल किया गया और महर्षि वाल्मीकि द्वारा संस्कृत भाषा में ही रचित रामायण को रामचरितमानस का आधार माना जाता है। और रामचरितमानस ने बालकांड में स्वयं लिखा है कि उन्होंने रामचरितमानस की रचना का आरंभ अयोध्या में विक्रम संवत 1631-1574 ईस्वी में रामनवमी के दिन मंगलवार किया था। और पंचतंत्र की बात करें तो पंडित विष्णु शर्मा द्वारा रचित पंचतंत्र को भी इस सूची में शामिल किया गया है और ये पंचतंत्र जो है ये काव्य और गद्य में पशु दंत कथाओं का एक संकलन है। इसको 5 भागों में संकलन किया गया, इसीलिए 5 यानी पंचतंत्र कहा गया है।
नेक्स्ट साहित्य लोक लोचन की बात करें तो इसके रचयिता जो है आनंदवर्धन है, इसके आचार्य आनंदवर्धन है, और इसकी पांडुलिपि भारतीय काव्यशास्त्र का मौलिक पाठ नाम से इस क्षेत्रीय रजिस्टर में शामिल किया गया है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 की बात करें, जिसको रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा प्रकाशित किया जाता है, और इसमें जो है एक्चुअली क्या है 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, और इसी दिन ये रिपोर्ट जारी किया गया। और इस वर्ष का जो विषय रखा गया वो क्या रखा गया, ग्रह के लिए एक प्रेस, पर्यावरण संकट के सामने पत्रकारिता। अगर इसमें देखें तो सबसे खराब स्थिति मध्य पूर्व उत्तरी अफ्रीका क्षेत्र की है, और विश्व का दूसरा सबसे कठिन क्षेत्र एशिया प्रशांत क्षेत्र पत्रकारिता करने के संदर्भ में विश्व का दूसरा सबसे कठिन क्षेत्र है। अगर हम टॉप 3 देश की बात करें तो नॉर्वे है पत्रकारिता के मामले में, डेनमार्क है और स्वीडन है। नॉर्वे, डेनमार्क, स्वीडन है। नॉर्वे को लगातार 8वीं बार प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है, जबकि इरिट्रिया अब पत्रकारिता के मामले में ये बार बार इरिटेट करता है, इरिटेट कर रहा है, यानी इरिटेट जो करेगा वो लास्ट में रहेगा, यानी कि ये सबसे अंतिम स्थान प्राप्त हुआ है। वहीं भारत की रैंकिंग देखें तो भारत 159वें स्थान पर है। टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया विश्वविद्यालय रैंकिंग 2024 की बात करें तो इस रैंकिंग में 31 क्षेत्रों को शामिल किया गया है। 31 क्षेत्र के 739 विश्वविद्यालयों को रैंकिंग दी गई, जिसमें जापान के सबसे ज़्यादा विश्वविद्यालय शामिल किए गए हैं, और भारत के 91 विश्वविद्यालय के स्थान के मामले में दूसरे स्थान पर है। ठीक है, और वहीं बात करें तो चीन का सिंघुआ विश्वविद्यालय इस रैंकिंग में टॉप पर है, और ये लगातार 6वां वर्ष है जब ये टॉप रैंक पर बना हुआ है। वहीं शीर्ष 10 विश्वविद्यालयों में चीन के सर्वाधिक 5 विश्वविद्यालय हैं, और एशिया के शीर्ष 100 विश्वविद्यालयों की सूची में मात्र एक भारतीय संस्थान को स्थान प्राप्त हुआ है, वो है IISc बेंगलुरु। विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट की बात करें तो ये भी अभी जारी किया गया है, जिसमें जो है फिनलैंड को विश्व का सबसे प्रसन्न देश घोषित किया गया है। 7वें वर्ष ये लगातार प्रसन्न देश घोषित हुआ है, जबकि अफगानिस्तान को विश्व का सबसे दुखी देश घोषित किया गया है। वहीं बात करें बच्चों और 30 वर्ष से कम आयु के युवाओं की सूची में, मतलब कई तरह से इसको ओवरऑल में देखा गया तो फिनलैंड और अफगानिस्तान है, लेकिन वहीं बच्चों और 30 वर्ष से कम आयु के युद्ध की सूची में देखें तो लिथुआनिया टॉप है, और जबकि 60 और उससे अधिक आयु के व्यक्ति की सूची में देखें तो विश्व का सबसे खुशहाल देश जो है 60 वर्ष से प्लस जो है वो डेनमार्क है। वहीं भारत की बात करें तो भारत ओवरऑल में 126वें स्थान पर है। वहीं 30 वर्ष से कम आयु की रैंकिंग में देखें तो 127 स्थान पर है, जबकि 60 वर्ष प्लस की रैंकिंग में देखें तो भारत 121वें स्थान पर है। अंतर्राष्ट्रीय शस्त्र हस्तांतरण प्रवृत्तियों की बात करें, जिसको सिप्री के द्वारा ये जारी किया जाता है, इसमें आपको टॉप जो 3-4 लाइन है वो ध्यान रखना है कि पहला तो विश्व के टॉप 5 शस्त्र निर्यातक, मतलब जो 5 देश ऐसे हैं जो शस्त्र को निर्यात करने में नंबर 5 देश हैं, वो कौन कौन से, अमेरिका, फ्रांस, रूस, चीन, जर्मनी, क्रमशः लगाने को आ सकता है। तो जो शस्त्र निर्यात सबसे ज़्यादा करता है वो अमेरिका है, दूसरे नंबर पर फ्रांस है, तीसरे पे रशिया है, चौथे पे चीन है, 5वें पे जर्मनी है। वहीं 5 जो आपूर्ति करने वाला है, उक्त 5 शीर्ष 5 शस्त्र, 1 मिनट गाइस, वहीं अगर जो शस्त्र आपूर्तिकर्ता देश हैं उनमें अगर बात करें कि 2019 से 23 के दौरान ये 75%, ये जो 5 हैं ये 75% निर्यात के लिए उत्तरदायी हैं। वहीं जो आयातक देश हैं जो सबसे ज़्यादा शस्त्र को आयात करते हैं, मंगाते हैं, वो है टॉप पर भारत है, दूसरे पे सऊदी है, तीसरे पे कतर है, चौथे पे यूक्रेन और 5वें पे पाकिस्तान है। और ये 5 जो देश हैं जो शस्त्र आयात करते हैं वो विश्व के कुल शस्त्र आयात के मामले में इनका योगदान 35% है। और वहीं 2019 से 23 में देखें तो भारत शस्त्रों के आयात में शीर्ष स्थान पर रहा है, और रूस जो है भारत के कुल शस्त्र आयात के 36% के लिए उत्तरदायी है। 1 मिनट, ये इंडेक्स से देख, अब आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। ये पेज नहीं, हाँ आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, बाकी कल डिस्कस कर देंगे, और क्योंकि काफ़ी लंबा लेक्चर हो जा रहा है, तो प्लीज़ इसको लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा जो नए देख रहे हैं। और काफ़ी मेहनत लगती है एक लेक्चर को बनाने में, टाइम लगता है, मेहनत लगता है, तो प्लीज़ इसको थोड़ा सा अगर आप इसको लाइक कर देंगे और जो नए देख रहे हैं सब्सक्राइब कर देंगे तो थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ अच्छी दिशा में काम किया जा रहा है। तो प्लीज़ जितना हो सके इसको शेयर करिए और चैनल पर बने रहिए, और कोई भी फीडबैक हो तो ज़रूर दीजिएगा, जो भी आपके कमेंट्स होंगे उसका वेलकम किया जाएगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच।